गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सीए फाइनल ऑडिट के अमेंडमेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल में दिख गया होगा और यहाँ पे भी लिखा हुआ ही है, सीए फाइनल ऑडिट, ओनली सीए स्टूडेंट, सीए फाइनल ऑडिट, फुल 1 ईयर अमेंडमेंट्स जितने भी हैं सारे के सारे न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस दोनों के ऊपर अप्लाई करता है। ठीक है, दोनों फुल न्यू सिलेबस एंड ओल्ड सिलेबस, फुल 1 ईयर अमेंडमेंट वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। नोट्स 17 पेजेस के हैं जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। ओके, अब आओ यहाँ स्टार्ट करते हैं। इट्स मोर दैन जस्ट अमेंडमेंट, ये रहा, पर मैं इसके भी बियॉन्ड आपको डिस्कस करता हूँ। टाइम एंड अगेन यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने फाइनल ऑडिट के लिए बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, तो वो सब मैं एक एक करके तुम्हारे सामने उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ ताकि तुमको पता रहे। ओके, सीए फाइनल ऑडिट का रिवीजन स्ट्रैटेजी, टैक्स ऑडिट का फुल क्लास फॉर्म 3CD का, कॉम्पैक्ट बुक, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, सीए फाइनल में 36 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ओल्ड और न्यू सिलेबस में 36 स्टैंडर्ड्स। तो उसका जो कॉम्पैक्ट बुक है वो भी बना के मैंने अलग से नया डाला है रिवाइज करके, तो उसके लिए भी वीडियो और लिंक उसमें मिल जाएगा। अमेंडमेंट इन गवर्नमेंट कंपनी, ये आज का अमेंडमेंट भी है और इसका वीडियो ऑलरेडी मैं पहले बना के डाल भी चुका हूँ। अमेंडमेंट इन ऑडिट रिपोर्ट 143 का 3, ये आज के अमेंडमेंट में भी है और इसका वीडियो बना के पहले भी डाला जा चुका है। नाफरा के ऊपर भी पहले वीडियो डाला जा चुका है और आज के अमेंडमेंट में शामिल है, इंक्लूडेड है। इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर टोटल 4 क्लासेस हैं जिनका लिंक्स ये रहा आपके सामने। ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर 3 क्लासेस हैं, ये रहे लिंक्स। कारो के ऊपर भी 3 क्लासेस हैं। नवंबर 2020 के लिए कारो 2016 अप्लाई करेगा और मई 21 में कौन सा कारो अप्लाई करेगा, 2016 या 2020 वाला, उसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। फेब्रवरी मंथ में जब सीए इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगी तब पता चलेगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल कारो 16 पढ़ना है, तो कारो 16 की भी 3 क्लासेस हैं, उसका भी लिंक शेयर किया, तो सारे लिंक्स तुमको एक साथ दिखा दिए। 1 ईयर अमेंडमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऑडिट में जो भयंकर अमेंडमेंट होता है वो टैक्स ऑडिट में होता है, तो वो टैक्स ऑडिट ऑलरेडी अपडेटेड मैं पढ़ा चुका हूँ, पूरा 9-10 घंटे का वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हो, ये रहा लिंक। फिर अभी नवंबर 20 के लिए कारो 2016 ही अप्लाई करेगा। देर आर टोटल 36 स्टैंडर्ड्स इन सीए फाइनल, जिसका कॉम्पैक्ट बुक का लिंक भी मैंने अभी आपको दिखाया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज के अमेंडमेंट्स में ये 5 टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाने वाले हैं। अब टॉपिक नंबर 1, 2, 3 जो कि अमेंडमेंट है 1 साल का ऑडिट का, आरटीपी में भी दिया हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन चेंज हो गया है, रोलर में क्या होगा और नाफरा का क्या होगा, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, यूट्यूब में मैंने उसका लिंक भी डाल दिया है और वो लिंक्स यहाँ पर भी मैंशनड है, ऊपर में जो लिंक्स है ना उसमें भी मैंशनड है। ठीक है, ये देखो आप, गवर्नमेंट कंपनी 143 का 3 और नाफरा, तो ऑलरेडी मैं पढ़ा भी चुका हूँ और फिर भी पढ़ाने के लिंक तो यूट्यूब में है ही, और नोट्स मैंने फिर भी यहाँ पे भी डाल दिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। सबसे तगड़ा 2 अमेंडमेंट्स है, एक तो ये सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में इन द ऑडिट सब्जेक्ट, ये एक ऐसा एलओडीआर रेगुलेशन है जो लॉ में भी आता है ऑडिट में भी, परंतु एग्जैक्ट सेम नहीं है। इंस्टीट्यूट ने लॉ में कुछ अलग टॉपिक्स डाल रखे हैं और ऑडिट में कुछ अलग टॉपिक्स डाल रखे हैं, तो उसी से कनेक्टेड एक टॉपिक है रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया था, सेबी का एक सर्कुलर है ऑन रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर की क्या क्या फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, तो वो सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, वो हमको पढ़ना है, उसमें टाइम लगेगा। और दूसरा, प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से है, ठीक है, इसके पहले भी रेगुलेशंस थे, 2011 में भी रिवाइज रेगुलेशंस आए थे, गाइडलाइंस आए थे, और क्या हुआ कि 2019 दिसंबर 2019 में सीए इंस्टीट्यूट ने अलग से इसके ऊपर एक अनाउंसमेंट जारी कर दिया कि जो भी नेटवर्क बनाएगा हमसे रजिस्टर कराएगा, इसीलिए लाइमलाइट में आ गया, तो ये अमेंडमेंट है। तो आज के सबसे तगड़े 2 अमेंडमेंट्स हैं, ये रहे आपके सामने, तो बिना कोई समय वेस्ट किए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। आओ, सबसे पहले गवर्नमेंट कंपनी के डेफिनेशन में चेंज है, वो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन हम लोग यही जानते हैं ना कि अ कंपनी इन विच ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजीएसजी इन एनी कॉम्बिनेशन और अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, यही हम लोग को पता है, 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। अब इन्होंने एक छोटा सा उसमें अमेंडमेंट किया, ये एक्सप्लेनेशन आ गया, बोला वो कंपनी जिन्होंने डिफरेंशियल इक्विटी शेयर इशू किए हैं। इक्विटी शेयर 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर जो तुम जानते हो 1 शेयर 1 वोट, और एक होता है डिफरेंशियल इक्विटी शेयर।
डिफरेंशियल इक्विटी शेयर में ना वोटिंग राइट्स थोड़े अलग होते हैं, तो अगर कंपनी ने डिफरेंशियल इक्विटी शेयर इशू किया है तब आप वहां पे 51% ऑफ पेड अप कैपिटल के बजाय लोगे 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू किए तब आप 51% ऑफ पेड अप कैपिटल के बदले 51% ऑफ टोटल वोटिंग पावर लोगे। दैट इज द चेंज। अब इसके ऊपर एक सुंदर सा इलस्ट्रेशन भी बनाकर मैंने डाला है। ये इलस्ट्रेशन और ये पूरा डिस्कशन 10-15 मिनट का जो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, तो शॉर्ट में तो समझा दिया, पर तुमको अगर लॉन्ग में चाहिए कि सर इसका एक सम्स करके दिखाओ, तो सर जी सम्स वगैरह वाला पूरा वीडियो बनाया हुआ है, लिंक नोट्स में शेयर है, आप देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इधर। फिर ये मैनेजरियल रेम्युनरेशन, ऑडिटर को कमेंट करना पड़ता है कि कंपनी में जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उनको जो मैनेजरियल रेम्युनरेशन मिल रहा है इट इज एज पर सेक्शन नंबर 197 रेडी विद शेड्यूल 5। इसके ऊपर वो कारों में भी कमेंट करेगा और अपने मेन ऑडिट रिपोर्ट में जो वो रोलर डालता है ना, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 3, उसमें भी उसको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका भी देखो यूट्यूब वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे पुट भी कर दिया और ये रहा टॉपिक, ठीक है, डाला हुआ है। बस सिंपल सही था कि ऑडिटर को यहाँ पे भी कमेंट करना पड़ेगा, कारों में भी करेगा, कारों में तो करना ही पड़ेगा, प्लस अपने मेन ऑडिट रिपोर्ट में 143 का 3 के अंदर भी कमेंट करेगा कि कहीं कंपनी अपने डायरेक्टर्स या मैनेजरियल पर्सन को एक्सेस रेम्युनरेशन तो नहीं दे रही एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 197 इन शेड्यूल 5। फिर तीसरा अमेंडमेंट है ये नाफरा को लेकर, ये हेडिंग इसी गलत हो गई, नाफरा यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो इसका भी पूरा डिस्कशन किया हुआ है, लिंक ये रहा, फिर से मैंने डाल दिया तुम्हारे लिए, ये नाफरा का डिस्कशन बहुत सुंदर समझाया हुआ है। तुम अगर नाफरा का वीडियो देखोगे ना, तुमको अगर नाफरा नहीं आता पूरा तुमको क्लियर हो जाएगा, ओके। तो दिस इज डन। अब आते हैं आज के मेन अमेंडमेंट पे। यहां से सर आज का मेन अमेंडमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 4 पेज का अमेंडमेंट है ये रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर वाला, जो सेबी के सर्कुलर से आया है, तो इसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलो पढ़ते हैं। हमारे सिलेबस में ऑडिट के एक चैप्टर का नाम है ऑडिट कमिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, सर्कुलर नंबर लिखा हुआ है, डेटेड 18 अक्टूबर 2019। मुद्दा क्या है? ब्लू कलर, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अगर एक ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर लिस्टेड कंपनी से या फिर लिस्टेड कंपनी की जो मटेरियल सब्सिडियरी है उससे वो रिजाइन करता है, तो अचानक रिजाइन करने से क्या होगा कि पूरा का पूरा ऑडिट हैम्पर हो जाएगा, ठीक है। लेट मी डिस्कस फ्यू थिंग्स विथ यू। लिस्टेड एंटिटी का मतलब होता है वो जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा, लिस्टेड कंपनी की मटेरियल सब्सिडियरी। सब्सिडियरी क्या होता है तुमको पता है, मटेरियल सब्सिडियरी का एक रिवाइज्ड डेफिनेशन आया था सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के अंदर। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर नंबर 4 जो हमारे सिलेबस में, तो चैप्टर 4 के अंदर एक रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 16, उसमें बताया हुआ है कि मटेरियल सब्सिडियरी मतलब वो सब्सिडियरी जिसका इनकम या नेटवर्थ टोटल कंसोलिडेटेड ग्रुप के इनकम या नेटवर्थ का कम से कम 10% है, कम से कम 10% तो है, तब जाके वो मटेरियल सब्सिडियरी माना जाएगा। पहले ये लिमिट 20% थी, ये अमेंड होकर 10% हो चुकी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रेगुलेशन 16 के अंदर बताया हुआ मटेरियल सब्सिडियरी मतलब वो सब्सिडियरी विच हुज इनकम और नेटवर्थ एक्सीड्स 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ। इसके अलावा मतलब ये जनरल है, रेगुलेशन 16 क्लियर बोलता है कि अगर कहीं भी मटेरियल सब्सिडियरी का कुछ भी मतलब नहीं बताया हुआ तो सीधा आप यही मतलब मानोगे, ठीक है। अब रेगुलेशन नंबर 24 में अलग से एक बोला हुआ है कि ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेशन नंबर 24 आप 10% के बदले 20% लोगे, तो ठीक है, तो वहां पे 20% होता है, पर यहां पे 10% रहेगा। तो आज जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं लिस्टेड एंटिटी एंड मटेरियल सब्सिडियरी, वहां मटेरियल सब्सिडियरी का मतलब है वो सब्सिडियरी जिसकी इनकम या नेटवर्थ पूरे कंसोलिडेटेड इनकम या नेटवर्थ की 10% से ज्यादा है, 10% ऑफ कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ से ज्यादा, करेक्ट है, ओके। तो अगर ऑडिटर लिस्टेड कंपनी या उसके मटेरियल सब्सिडियरी से रिजाइन करता है तो इससे दिक्कत बहुत आती है। क्या क्या दिक्कत आती है मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, फिर अंदर जाएंगे। अंदर मैंने नोट्स बहुत सजा दिए हैं, बहुत मेहनत लगी मेरी, मैं मतलब मॉर्निंग से लेके क्या बोलूँ, मतलब पूरा इसको करते 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 आई एम लाइक टायर्ड, पूरा एक दिन लग गया मेरे को करने में, ठीक है। तो तभी जाके आज मैं क्लास ले पा रहा हूँ और बहुत अच्छे से इसमें समझाया भी है। आओ समझते हैं। लिस्टेड कंपनीज में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, लिस्टेड कंपनी में क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो ऑडिट होता ही है, इसके अलावा क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक प्रोसीजर होता है जिसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड रिव्यू। लिमिटेड रिव्यू इज, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक कि ऑडिट का मतलब ऑडिट का छोटा भाई से भी कम,
ऑडिट बहुत बड़ा चीज होता है, लिमिटेड रिव्यू बहुत कम होता है कंपेयर टू ऑडिट, इट इज वेरी लेस इन स्कोप। लिमिटेड रिव्यू में क्या होता है कि ऑडिटर केवल इंक्वायरी करता है और एनालिटिकल प्रोसीजर करता है, ज्यादा वाउचिंग वगैरह नहीं करता है। तो लिस्टेड कंपनीज में क्वार्टरली एफएस का लिमिटेड रिव्यू होता है और एनुअल एफएस का तो ऑडिट होता ही है। अब सपोज मान लीजिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर रिजाइन करके जा रहा है, तो आप समझो दिक्कत क्या आएगी, उस स्टैट्यूटरी ऑडिटर के रिजाइन करने के बाद कैजुअल वैकेंसी को फिल करना पड़ेगा, और कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए ड्यू टू रेजिग्नेशन दीज पीपल हैव टू कॉल ईजीएम। ईजीएम में शेयर होल्डर्स आएंगे, वो अप्रूव करेंगे, तब नया ऑडिटर आएगा। तब तक के लिए आप सोचो जो भी क्वार्टरली एफएस बन के तैयार पड़ा वो तो ऐसे अधर में लटक गया, और बिना रिव्यू किए उसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में जमा नहीं कर पाएंगे, वो वेबसाइट पे नहीं आ पाएगा, तो शेयर होल्डर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सेबी रेगुलेशन इज टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन टू ऑल द शेयर होल्डर्स सो दैट दे कैन टेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि उनको कंपनी का शेयर और खरीदना है कि बेचना है कि रखना है कि क्या करना है, ठीक है। तो ऑडिटर्स रेजिग्नेशन में हैम्पर द टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स, हेंस सेबी इसे बहुत सख्ती से लेता है। सेबी ने अपनी तरफ से रेजिग्नेशन को लेके कुछ नियम वगैरह बना दिए जो फॉलो करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ऑडिटर क्वार्टर के बीच में रिजाइन करता है, ठीक है, तो सेबी ने बोला है कि देखेंगे कि आप उस क्वार्टर का भी लिमिटेड रिव्यू करके जाओ, ऐसे हटाक मत भागो। तो इसको लेके बहुत सारा ज्ञान है रेजिग्नेशन को लेके, वन बाय वन वी विल गो थ्रू इट। ओके, आप अगर ये ओरिजिनल सर्कुलर देखोगे तो उसमें 12 पॉइंट्स होते हैं, लास्ट के 2 पॉइंट फालतू है, इसीलिए यहाँ पे आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। और एक एनेक्शर ए भी है जो आरटीपी में नहीं था पर मैंने डाल दिया बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ से एक एक करके मैंने हर पैराग्राफ को एक कैप्शन दे दिया सो दैट इजीली अपने बात कर सकें। फर्स्ट पॉइंट, टाइमली डिस्क्लोजर बाय लिस्टेड कंपनी, ये बोलता है इट इज द ड्यूटी ऑफ द लिस्टेड कंपनीज एंड देयर मटेरियल सब्सिडियरी कि वो टाइमली डिस्क्लोजर देता रहे अपने शेयरहोल्डर्स को। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिट कमेटी, ऑडिटर का अपॉइंटमेंट, ऑडिटर का रेम्यूनरेशन, ऑडिटर का टेनर, ऑडिटर के साथ कोऑपरेशन, ऑल दिस इज डन बाय ऑडिट कमेटी। अच्छा, लिस्टेड कंपनी में तो सर ऑडिट कमेटी पक्का ही होएगा, है ना, ऑडिट कमेटी होएगा ही। पर अगर मान लीजिए लिस्टेड कंपनी की मटेरियल सब्सिडियरी है, वो लिस्टेड नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें ऑडिट कमेटी ना हो। तो अगर मटेरियल सब्सिडियरी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डू द ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमेटी। जिन कंपनियों में ऑडिट कमेटी नहीं होता वहां द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिट कमेटी आर परफॉर्म्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑडिटर का प्रपोजल, ऑडिटर को अपॉइंट करवाना, उसका रेम्यूनरेशन डिसाइड करना एंड ऑल दैट। 3 नंबर, ऑडिटर अगर रिजाइन करके जा रहा है और कंपनी को ऑडिटर का रेजिग्नेशन का चिट्ठी मिला है तो कंपनी, लिस्टेड कंपनी 24 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बता देगा कि हमारे ऑडिटर ने रिजाइन किया है। इतना फास्ट, ठीक है। अच्छा, एजीएम की जो नोटिस जाती है जिसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होना है, उस एजीएम की नोटिस में डिस्क्लोज किया जाएगा कि प्रपोज्ड ऑडिटर की फीस क्या होगी और पिछले ऑडिटर के मुकाबले कहीं फीस में बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं है, और आपने ये नया ऑडिटर किस बेसिस पे चुना है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिग्नेशन अगर ऑडिटर बीच में करके जाता है तो उससे क्या होता है, इट हैम्पर्स द टाइमली इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, बिकॉज ऑडिटर के लिमिटेड रिव्यू या ऑडिट करने के बाद ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्वार्टरली वगैरह चढ़ाए जाते हैं वेबसाइट पे और इन्फॉर्मेशन डिससेमिनेट होता है, मतलब स्प्रेड करता है, ठीक है। तो अगर ऑडिटर बीच में जाएगा तो नया ऑडिटर लाएंगे, टाइम लगेगा, तो फिर क्वार्टरली एफएस वगैरह चढ़ नहीं पाएगा, दैट इज द प्रॉब्लम। तो शेयर होल्डर को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, इसीलिए सेबी रेजिग्नेशन को लेकर नियम बना रहा है। नंबर 6, तो अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर 6, ये चलेगा तुम्हारे 1.5-2 पेज तक चलेगा ये, ठीक है। नंबर 6, कंप्लायंसेस फॉर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। ये सर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इधर है ये 6 का ए, 6 का बी, ये 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर छोटा सा 6 का सी, इसमें ही ज्यादा समय लगे और ये इसी से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। फिर ये 7, 8, 9, 10 आ गए, इनमें कोई दम नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं। और फिर एक एनेक्शर ए है, वो किस काम का मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ये रहा पॉइंट नंबर 6, ठीक है। तुम ये एक बार शांति से मेरे साथ यहाँ बैठ के सुन लोगे, समझ लोगे, बहुत फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पूरी मेहनत की इस चीज़ के ऊपर कि पढ़ते वक्त तुमको ईजिली हो जाए, कोई हेडेक नहीं रहे। अगर ऑडिटर रिजाइन कर रहा है तो आपको क्या क्या करना होगा। 6 का ए, रेड कलर के अंदर जो लिखा हुआ है रीड करो। ऑल लिस्टेड एंटिटीज ऑब्लिक मटेरियल सब्सिडियरी शैल इंश्योर कंप्लायंस विद द फॉलोइंग कंडीशंस।
वाइल अपॉइंटिंग, रीअपॉइंटिंग एन ऑडिटर। तो ये सब कंप्लायंसेस करने हैं। अब इसमें 3 पॉइंट आप देखो, 1 नंबर बॉक्स ये रहा, 2 नंबर बॉक्स, और ये फिर ये 3 नंबर बॉक्स, ठीक है, रोमन 1 to 3। सो दिस इज रोमन 1। एक एग्जाम्पल देखिए, समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, ये सपोज अप्रैल से जून वाला क्वार्टर है और ये है जुलाई से सितंबर वाला क्वार्टर। ओके, ऑडिटर इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में रिजाइन करने की सोच रहा है। ये फर्स्ट क्वार्टर है कंपनी का, अप्रैल जून, और जुलाई और सितंबर तुम्हारा क्या हो गया, सेकेंड क्वार्टर। तो सेकेंड क्वार्टर में ऑडिटर रिजाइन कर रहा है। तो अब इन्होंने एक कट ऑफ डेट निकाला, और वो कट ऑफ डेट है 45 डेज। वो कट ऑफ डेट क्या है, 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। पहला क्वार्टर एंड हुआ ना यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग, अप्रैल से जून वाला फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ, वहां से 45 दिन, ये एक इन्होंने कट ऑफ बनाया। बोला कि अगर हमारा ऑडिटर 45 दिन के भीतर ही रिजाइन कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ, आफ्टर द क्वार्टर एंड विद इन 45 डेज वो रिजाइन कर रहा है, तब उसे कम से कम फर्स्ट क्वार्टर जो जस्ट अभी खत्म हुआ है उसका जो भी काम है, लिमिटेड रिव्यू, वो तो खत्म करना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट सिचुएशन, अगर हमारा ऑडिटर आफ्टर 45 डेज रिजाइन करता है, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल जून खत्म हुआ, 45 डेज बीत गए, उसके बाद रिजाइन करता है, तब हमारे ऑडिटर को फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर जिसके अंदर वो रिजाइन कर रहा है, दोनों का काम करना पड़ेगा। इस पूरे चीज का एक ही तो मकसद है कि ऑडिटर के अचानक चले जाने से जो भी पेंडिंग क्वार्टर चल रहे थे उनका लिमिटेड रिव्यू एंगेजमेंट हर्ट नहीं हो जाए, कम से कम वो आप कंप्लीट करो फिर आप जाओ, ताकि हम लोग शेयर होल्डर्स को इंफॉर्मेशन दे सकें। ठीक है, तो एक बार सिंपल करके याद करते हैं। इफ द ऑडिटर रिजाइंस विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, फ्रॉम द एंड ऑफ द, एक क्वार्टर खत्म हुआ है, उसके बाद क्वार्टर खत्म होने के बाद 45 दिन के अंदर ही वो जा रहा है, रिजाइन कर रहा है, तब उसे कम से कम जो क्वार्टर भी खत्म हुआ है पीछे, उसको तो करना ही पड़ेगा पूरा। अगर क्वार्टर एंडिंग के 45 डेज के बाद वो रिजाइन करता है, ठीक है, तब उसे पिछला क्वार्टर प्लस वो जो क्वार्टर जिसमें वो खड़ा है, रिजाइन कर रहा है, उसका भी उसे लिमिटेड रिव्यू एंगेजमेंट या ऑडिट जो भी खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बोला है पहला वाला केस, इफ ही रिजाइंस विद इन 45 डेज देन एटलीस्ट जो पीछे क्वार्टर गया उसका आप खत्म करो, और अगर आफ्टर 45 डेज करता है तो पीछे वाला क्वार्टर जो गया है और फिर जो नेक्स्ट क्वार्टर जिसमें खड़े होकर वो रिजाइन कर रहा है उसका भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां एक अजीब सिचुएशन, मान लीजिए ऑडिटर ने साल के जो 4 क्वार्टर में से पहले 3 क्वार्टर कर ली ऑलरेडी। बोला इररेस्पेक्टिव ऑफ ऊपर जो भी लिखा है, ऊपर जो भी लिखा है हमको मतलब नहीं है कि वो थर्ड क्वार्टर में जा रहा है नहीं जा रहा, ना ना ना, अगर ऑडिटर ने 3 क्वार्टर खत्म कर लिया है तो सर चौथा क्वार्टर उसको करना ही पड़ेगा और पूरे साल का ऑडिट भी उसको करना ही पड़ेगा। तब उसको लास्ट क्वार्टर भी करना पड़ेगा एज वेल एज पूरे साल का ऑडिट भी करना पड़ेगा। अरे अगर आपने 3 क्वार्टर का बना ही लिया, चलो मान लो तीसरे क्वार्टर में जा रहा था 45 दिन के बाद, तो तीसरे का भी दे रहा है, पर अगर 3 हो गए तो फिर चौथा तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट द 4th क्वार्टर एंड द एंटायर ईयर एंड देन यू कैन लीव। तो ये 3 ऑब्लिगेशंस जो हैं ये किसके ऊपर है, 6A वाले ऑब्लिगेशंस ऑडिटर के सर पे हैं। 6A के अंदर जो ऑब्लिगेशंस बताए हुए हैं वो किसके सर के ऊपर है, वो ऑडिटर के सर के ऊपर है। कि ऑडिटर अगर 45 दिन के अंदर ही जा रहा है, मतलब एक क्वार्टर खत्म हुआ या 2 क्वार्टर खत्म हुआ, जो भी क्वार्टर एंड के बाद 45 दिन के अंदर ही वो जा रहा है, तो कम से कम पिछले वाले क्वार्टर खत्म करके जाओ, और अगर 45 दिन के बाद जा रहे हो तो उस क्वार्टर का भी संग संग खत्म करना पड़ेगा। और अगर आपने साल में 3 कर लिए क्वार्टर तो आपको चौथा तो करना ही पड़ेगा, पूरे साल का भी ऑडिट करना पड़ेगा। ये थी ऑडिटर्स ऑब्लिगेशन। अब ये नेक्स्ट है 6 का बी। 6 का बी में अलग एंगल है। 6 का बी है रीजंस एंड एसी एंड मैनेजमेंट। ये 6 का बी है। 6 का बी बेसिकली क्या है, अरे ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कोई रीजन होगा, हो सकता है कि मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रही,
या वो उसने मैनेजमेंट से कुछ एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन मांगा, मैनेजमेंट ने नहीं दिया, तो उस केस में क्या करना है? तो ऑब्वियसली ही विल अप्रोच दी ऑडिट कमेटी, और ऑडिट कमेटी को रिजाइन करने के पहले ऑडिट कमेटी को बोलेगा कि आप मामले को ठीक करवाओ, अगर आप करवा देते हो, काम मेरा चलता रहे ऑडिट, तो फिर मैं रिजाइन नहीं करूंगा। तो ये उस एंगल से है पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑब्लिगेशन आ रहा है वो ऑडिटर के सर से ज्यादा ऑडिट कमेटी के सर पे आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऊपर से रीड करना, बी का 1, देखो बी में 2 पार्ट है, बी का 1 येलो कलर, फिर बी का 2 नीचे। देखिए 2 ही चीजें हो सकती है, अगर आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है मैनेजमेंट, आपको डेटा नहीं दे रहा है, तो या तो आप रिजाइन करोगे, तब ये वाला पोर्शन आएगा पिक्चर में कि रिजाइन करने के पहले कम से कम चेष्टा कीजिए कि ऑडिट कमेटी को बोल के काम को करवा लें, मैनेजमेंट को सुधरा दें। दूसरा, अगर नहीं हो पा रहा है और रिजाइन नहीं करना है, हम लोग को रहना है, तब वी कैन एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये सेकंड पॉइंट है, डिस्क्लेमर ऑफ, ये रोमन येलो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन मतलब क्या होता है? जब हमको मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता, मटेरियल इनपरवेसिव, तो हम क्या करते हैं? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं, मतलब वी कैन नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन। तो वो भी रास्ता है हमारे पास। ओके, अब ऊपर आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? नॉन कोऑपरेशन बाय मैनेजमेंट। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा? अंदर में जो बोल्ड अंडरलाइन है वो पढ़ो, द ऑडिटर शैल अप्रोच द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी एज सून एज पॉसिबल इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर क्वार्टरली ऑडिट कमिटी मीटिंग। ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में ऑडिट कमेटी की मीटिंग होती है, तो उसका वेट नहीं करने का, पहले ही आप उनको बता दो जाके कि हमारे साथ कोऑपरेशन नहीं कर रहा। या फिर सेकंड पॉइंट ऑलमोस्ट मिलता जुलता ही है कि आपने मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा, तो उन्होंने नहीं दिया, तो भाई आप ऑडिट कमेटी को पूरा डिटेल्स बताओ कि ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए था मैनेजमेंट से, और जो मैनेजमेंट ने आपको देने से मना कर दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये दोनों एक ही तो बात हुआ, नॉन कोऑपरेशन का मतलब वही तो हुआ कि इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। देखिए नॉन कोऑपरेशन इज अ बिगर वर्ड, ओके, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इज अ पार्ट ऑफ इट। मतलब तुम बोल सकते हो कि ये बड़ा चीज है और ये छोटा चीज है। नॉन कोऑपरेशन का एक दूसरा तरह का एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं क्लाइंट के फैक्ट्री में, वेयर हाउस में मैं क्लाइंट के फैक्ट्री में, वेयर हाउस में विजिट करना चाहता हूं, वो लोग मेरे को अलाउ नहीं कर रहे विजिट करने, तो मैं वहां पे विजिट नहीं कर पा रहा। तो मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रही कि आप फैक्ट्री और इसमें विजिट करिए, तो वो नॉन कोऑपरेशन का एग्जांपल हुआ, ठीक है। इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन भी नॉन कोऑपरेशन में। तो मुद्दा वही है कि आपको ऑडिट कमेटी को बताना है अलॉन्ग विथ वॉट एवर डेटा यू आर आस्किंग द मैनेजमेंट दैट दे हैव नॉट फर्निश्ड टू यू। अब ये लोग क्या करेंगे, ऑडिट कमेटी बीओडी, ये मैनेजमेंट को तुरंत बताएंगे और ऑडिटर को बताएंगे कि आप लोग ऐसे ऐसे कोऑपरेट कीजिए। मैनेजमेंट को बोलेगा आप डेटा दो, ठीक है। तो द ऑडिट कमिटी, या फिर जिस मटेरियल सब्सिडरी में ऑडिट कमिटी नहीं है वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल डेलिबरेट ऑन द मैटर का मतलब डिस्कस ऑन द मैटर, टेक एक्शन ऑन द मैटर एंड कम्युनिकेट इट्स व्यूज टू बोथ द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर। अब अगर आप रिजाइन नहीं कर पा रहे हो, आप कंटिन्यू कर रहे हो, देन यू ऑल्सो हैव द राइट टू एक्सप्रेस डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, मतलब आप ओपिनियन नहीं दे सकते। इसके ऊपर स्टैंडर्ड होता है ऐसे 705। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी, एक ऑडिटर की जिम्मेदारी और एक ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी, 6A 6B। ये 6A 6B में जो भी डिटेल्स दिया हुआ है इस सर्कुलर में, 6A 6B जो भी पढ़ा, जब ऑडिटर अपॉइंट होता है ना, तो ऑडिटर और कंपनी के बीच में एक लेटर ऑफ एंगेजमेंट साइन होता है। व्हेन द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, दैट टाइम बिटवीन ऑडिटर एंड द कंपनी अ लेटर ऑफ एंगेजमेंट इज साइंड, मैनेजमेंट साइन करता है। तो लेटर ऑफ एंगेजमेंट में आज के बाद, इस सर्कुलर के बाद, लिस्टेड कंपनी और उसकी मटेरियल सब्सिडरी जब भी किसी ऑडिटर को रखेंगे, तो जो भी उनका लेटर ऑफ एंगेजमेंट है उसके अंदर आपको 6A और 6B में बोले हुए टर्म्स एंड कंडीशंस डलवाने पड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, सर व्हाट अबाउट दोज ऑडिटर्स विच आर ऑलरेडी अपॉइंटेड, मतलब लास्ट 2 साल पहले हमने ऑडिटर अपॉइंट किया था, उसके लेटर ऑफ एंगेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं था, तो सेबी बोला डलवाओ। अगर आपके लेटर ऑफ एंगेजमेंट पहले बन चुका है और उसमें ये 6A 6B डाला हुआ नहीं है, तो मॉडिफाई द लेटर ऑफ एंगेजमेंट एंड पुट इट देयर। तो ये नया ज्ञान आया है, ठीक है। ये देखो इधर, यहां लिख लो LOE। LOE का मतलब लेटर ऑफ एंगेजमेंट में डलवाओ। यहां पे चेंज LOE, मतलब अगर पहले ही LOE बन चुका तो फिर उसमें डलवाइए, चेंज करवाइए। थर्ड, कंपनी सेक्रेटरी
कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर भी ड्यूटी डाल दिया कि कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या होता है, लीगल कंप्लायंस चेक करना। तो जब कंपनी सेक्रेटरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रोविजन चेक करेगा तो वो ये भी चेक करेगा कि 6A और 6B फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऑडिट सेक्रेटरियल ऑडिटर जब अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट देगा तो फिर उसको ये एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट होता है। दिस इज नॉट सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 204 ऑफ कंपनी लॉ, ये सेबी LODR रेगुलेशन के अंदर ही है, सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। तो उसमें बेसिकली CS जो होता है वो चेक करता है कि LODR रेगुलेशन के सारे मेजर क्लॉजेस लिस्टेड कंपनी फॉलो कर रहा है कि नहीं। इट्स अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैकेनिज्म। तो CS विल ऑल्सो रिपोर्ट कि 6A 6B फॉलो हुआ है कि नहीं। तो सबसे जोरदार टॉपिक जो तुमको एग्जाम में पढ़ के जाना है वो है 6A 6B। अब मैं 6C पढ़ा रहा हूं, ये ना भी पढ़ोगे तो ठीक है, इससे उतना जल्दी आने का चांसेस नहीं है। क्लियर। 6C इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशन डाला गया ऑडिट कमिटीज वगैरह पर। जैसे कोई भी ऑडिटर जब रिजाइन करेगा तो लिस्टेड कंपनी या सब्सिडियरी का जो ऑडिट कमिटी है वो ऑडिटर को बोलेगा कि प्लीज गिव अस इंफॉर्मेशन एज पर एनेक्चर A, ठीक है। एनेक्चर A में जो इंफॉर्मेशन है वो पकड़ा देंगे ऑडिटर को, बोलेंगे आप ये भर के दीजिए। इसमें खास चीजें क्या है, ऑडिटर पूरे डिटेल्स भर के देगा, ठीक है। खास पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ऑडिटर लिख के देगा कि लास्ट ऑडिट रिपोर्ट या रिव्यू रिपोर्ट कौन सा उसने साइन किया था, डिटेल रीजन फॉर रेजिग्नेशन, और रीजन एकदम सच्चे लिखने हैं। आप ये नहीं कर सकते कि असली रीजन दबा लिया और एक ऊपर का रीजन बता दिया ना, क्योंकि नीचे साफ आपको डिक्लेरेशन करके साइन करना पड़ेगा कि ऊपर लिखे हुए रीजन के अलावा और कोई रीजन नहीं जिसकी वजह से मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो एक बार अगर आपने झूठ लिख दिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो भी रेजिग्नेशन का सही कारण है आपको सच सच बताना है, क्लाइंट से चाहे कितना ही पंगा हो जाए, सच सच बताना है क्या रीजन है, ठीक है। फिर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ और भी बोला कि ऑडिटर ने क्या क्या एफर्ट लिए रिजाइन करने के पहले। जैसे रिजाइन करने के पहले वो ऑडिट कमेटी को बोलेगा कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करवा दो तब तो मैं कंटिन्यू कर लूँ। साथ ही साथ मैनेजमेंट जो उसको इंफॉर्मेशन या एविडेंस नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, क्या वो मैनेजमेंट की वजह से है या वो सर्कमस्टांसेस की वजह से है, क्या ये जो लैक ऑफ एविडेंस है वो मटेरियली इफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। क्या उसने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर लगा के चेष्टा किया, जैसे ऑडिट जब अपने पढ़ते तो बोलते हैं ना कि अगर एक प्रोसीजर से काम ना बने तो ऑल्टरनेटिव लगाइए, तो क्या आपने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस ढूंढने की चेष्टा की, ठीक है। क्या पहले जो आपने पुराने, आज तो आप रिजाइन कर रहे हो, लेकिन पहले क्वार्टर्स का या सालों का जो आपने FS का ऑडिट या रिव्यू साइन किया था, क्या उस वक्त भी आपको यही प्रॉब्लम हो रही थी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एविडेंस की, और अगर हाँ तो तब फिर आपने साइन कैसे किया, क्यों किया, बताइए। तो ये एनेक्चर है, एक्चुअली याद नहीं करना, ये मैंने रेफरेंस के लिए डाला है तुम्हारे, ओके। अब आप ऊपर पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट, अपॉन रेजिग्नेशन द लिस्टेड कंपनी शैल ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडिटर इन द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्चर A, कि उससे पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के बाद डिस्क्लोज भी करेंगे, डिस्क्लोज द सेम, उसको डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि मान लो ऑडिटर जो है वो क्वार्टर एंडिंग के 45 डेज के बाद रिजाइन करता है, तो रिजाइन तो कर रहा है मान लो वो 50th डे पे, पर उसे पिछले क्वार्टर का और करंट क्वार्टर का भी साइन करना है। तो अब सोचो एक आदमी रिजाइन कर रहा है और उसको वो क्वार्टर खत्म भी करना है, तो मैनेजमेंट तो फिर कोऑपरेट नहीं करना चाहेगा। तो मैनेजमेंट पे ड्यूटी डाला कि जितना जितना क्वार्टर को ऑडिटर कर रहा है उसमें आप भरपूर कोऑपरेट करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसने रिजाइन कर दिया है। ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम वेयर द ऑडिटर प्रपोजेस टू रिजाइन टिल द ऑडिटर सबमिट्स द रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर और फाइनेंशियल ईयर, मैनेजमेंट शैल कोऑपरेट एंड प्रोवाइड ऑल डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मतलब मंशा जाहिर कर चुका है वो रिजाइन करने की, और करेगा भी बंदा रिजाइन, पर ऐसा होता है ना कि 45 डेज के बाद अगर रिजाइन कर रहा है तो उसको फिर उस एग्जिस्टिंग क्वार्टर का भी करना पड़ता है, तो मैनेजमेंट विल कोऑपरेट एंड प्रोवाइड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। अब ऑडिट कमिटी ऑडिटर ने जो जो रीजंस, जो इश्यूज, जो कंसर्न्स रेज किए थे कि आपकी कंपनी में ये लफड़ा इसलिए मैं रिजाइन कर रहा हूं, ऑडिट कमिटी उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन देगा। The audit committee shall deliberate upon, मतलब discuss upon all the concerns raised by the auditor not later than the date of audit committee meeting, मतलब ऐसे तो तुरंत ही करना चाहिए पर अगली ऑडिट कमिटी मीटिंग के पहले ही कर लेना चाहिए। और साथ साथ ऑडिट कमिटी का ये जो व्यूज है इस पूरे मामले पे कि ऑडिटर को क्या क्या परेशानी हुई, इट हैज टू बी डिस्क्लोज्ड विद इन 24 आवर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये था सबसे मेन रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर का ज्ञान, 6 ABC, यही सबसे जरूरी है। 7, 8, 9 में नॉर्मल ज्ञान है। 7 में बोला है
कि लिस्टेड कंपनी में तो ऑडिट कमेटी होगा ही, परंतु अगर मटेरियल सब्सिडरी में ऑडिट कमेटी नहीं है तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल डू द ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमेटी। नेक्स्ट बोला है कि ये जो सर्कुलर है, हर लिस्टेड कंपनी ये सर्कुलर फॉलो करेगी और अपने मटेरियल सब्सिडरी को भी ये सर्कुलर पकड़ा देगी फॉलो करने के लिए, और ये सर्कुलर वेबसाइट पे भी डाल देगी अपने। ठीक है, अगर कोई ऑडिटर इसलिए रिजाइन हो रहा है, रिजाइन कर रहा है बिकॉज वो डिस्क्वालिफाइड हो गया, बेसिकली ऑडिटर डिस्क्वालिफिकेशन होता है ना सेक्शन नंबर 141, तब फिर ये सर्कुलर अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 141 में अगर ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो गया तब फिर ये सर्कुलर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, और वही सर्कुलर हैज़ बीन इशूड अंडर सेबी रेगुलेशंस एनेक्चर है, ये रहा आपके नॉलेज के लिए। तो अभी हम लोगों ने पूरा ये सेबी का नया सर्कुलर ख़त्म कर लिया, ये सर्कुलर था। अब सबसे बड़ा अमेंडमेंट प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर है। प्रोफेशनल एथिक्स में सीए इंस्टीट्यूट ने नेटवर्क के ऊपर गाइडलाइंस बहुत पहले इशू किए थे। 2011 में सीए इंस्टीट्यूट ने वो गाइडलाइंस को रिवाइज भी कर दिया था, बावजूद उसके कोई उसको फॉलो कर नहीं रहा था। तो क्या हुआ कि दिसंबर 2019 में सीए इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट किया और बोला कि जितनी भी नेटवर्क फर्म्स हैं जो इंडिया में हैं वो हमारे पास आके रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, और उनके ऊपर भी पूरा एथिक्स अप्लाई करेगा ताकि हम लोग कंट्रोल कर सके कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है। ओके, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो वो नेटवर्क और उसके जितने भी मेंबर फर्म्स हैं उनको हम लोग डिबार कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब ये गाइडलाइंस जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ये अभी भी उतने फोर्स के साथ मतलब हिंदुस्तान में फॉलो नहीं हुआ क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। ठीक है, तो ढंग से फॉलो नहीं हो पाया, वरना ये है बहुत सीरियस। एंड आई एम टेलिंग यू इवन टुडे मेनी बिग फर्म्स आर नॉट फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस। ये क्या चीज़, क्या नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है, 2011 में आई बिकेम सीए, आई वेंट टू दिस वन ऑफ द बिग 4 फर्म्स, इंटरनेशनल फर्म्स, KPMG। 2011 की बात है, 2011 में। तो KPMG इज अ नेटवर्क ऑफ फर्म्स। KPMG एक फर्म नहीं है, इट्स अ नेटवर्क ऑफ फर्म्स। उसके अंदर बहुत सारे वर्टिकल्स हैं। एक बार एग्जाम्पल समझ लो तो अंदर की बात और अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, KPMG में 3 वर्टिकल्स हैं, 3 वर्टिकल्स या 3 सिलोस, ऑडिट, टैक्सेशन, एडवाइजरी। ऑडिट मतलब स्टैट ऑडिट, टैक्सेशन और फिर एडवाइजरी में इंटरनल ऑडिट वगैरह वो सब आता है। अब सिर्फ मैं स्टैट ऑडिट की बात अगर करूं तो उस समय 2011 में KPMG में स्टैट ऑडिट के अंदर इंडिया में 7 LLPs थे, 7 LLPs जिनका नाम BSR से है। ठीक है, BSR एंड को, BSR एम्परसेंड मतलब ऐसे वाला। ठीक है, BSR एम्परसेंड को, BSRR एंड को, ऐसे करके 7 LLPs थी सिर्फ स्टैट ऑडिट में। फिर एडवाइजरी में अलग फर्म्स और प्राइवेट कंपनीज बनाई हुई थी, LLP बनाई हुई थी, और इसमें टैक्सेशन के लिए भी अलग से LLP वगैरह बनवाया हुआ था, इवन प्राइवेट कंपनी भी। ठीक है, तो आप सोचो KPM जैसे बड़े नेटवर्क के अंदर कितने सारे फर्म्स हैं। कोई भी कानून जो आता है ऑडिटर इंडिपेंडेंस के ऊपर, कॉमन सेंस की बात है, वो ऑडिटर इंडिपेंडेंस का कानून क्या सिर्फ एक सीए फर्म पे लगना चाहिए कि अगर वो किसी नेटवर्क का हिस्सा है तो पूरे नेटवर्क पे लगना चाहिए, पूरे नेटवर्क पे। आज तुम ही सोचो KPMG के अंदर एक सीए फर्म BSR एंड को वो जाके स्टैट ऑडिट कराए और दूसरा मेंबर फर्म जो उसी नेटवर्क का एक हिस्सा है BSRR एंड को वो जाके सेम क्लाइंट का इंटरनल ऑडिट कराए, तो ये कोई सही बात हुई क्या? प्रोहिबिटेड सर्विसेज रेंडर कराया यूजिंग अ नेटवर्क मेंबर फर्म। या दूसरा एग्जांपल ले लो आप, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कि एक LLP या पार्टनरशिप फर्म अगर ऑडिट कर रहा है किसी बड़े लिस्टेड क्लाइंट का तो 5-5 साल का 2 टर्म लगा सकता है, 10 साल और फिर रोटेशन। तो अगर रोटेशन के टाइम पे 10 साल होने के बाद नेटवर्क के अंदर ही कोई दूसरा मेंबर फर्म को ऑडिटर अपॉइंट करवा दिया तब तो फिर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कॉन्सेप्ट ही बेकार हो गया, आप समझो। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में अब ICAI सारे के सारे नेटवर्क्स को अपने अंदर लाना चाहता है कि जितने भी नेटवर्क्स हो तुम लोग, ऑफिशियल अनऑफिशियल वगैरह सब, यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड विद ICAI, एकदम क्लियर। वरना फिर ICAI आपके खिलाफ क्या करेगा? डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा। ICAI आपके खिलाफ क्या करेगा? डिसिप्लिनरी एक्शन। इस गाइडलाइंस में ना 4 अलग अलग फॉर्म है, फॉर्म ABCD, वो अपने को नहीं पढ़ने का है, खाली नाम सुनना है, फॉर्म ABCD। तो इंस्टीट्यूट के पास जमा करो अपना डेटा, नेटवर्क पूरा जमा करेगा और गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, तब जाके ICAI उनको अलाउ करेगा। ठीक है,
CA इंस्टीट्यूट इज नॉट अगेंस्ट नेटवर्क, नेटवर्क्स आर गुड, नेटवर्क में रिसोर्स शेयरिंग होता है, डेटा शेयरिंग होता है, रेफरल होता है, क्लाइंट रेफरल होता है एक दूसरे को, परंतु दिक्कत क्या है कि जब आप कानून को तोड़ने मरोड़ने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो तो वो अलाउ नहीं करेगा। दैट इज वाई CA इंस्टीट्यूट इज आस्किंग कि सबके सब हमारे पास रजिस्टर हो जाओ। ICAI announcement dated December, ज्वाइनिंग एसोसिएशन विथ नेटवर्क्स बाय मेंबर्स इन प्रैक्टिस। बहुत सारे CA फर्म्स हैं जो बड़े किसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नेटवर्क एज अ मीडियम ऑफ रेफरल ऑफ प्रोफेशनल वर्क is permissible if 3 conditions are satisfied. The first and the foremost condition is that the network should be registered with the institute. Second, the network shall comprise only and only of chartered accountant firms. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को छोड़ के कोई और प्रोफेशनल नहीं चलेगा। तो एक तरफ तो हम लोग वो क्लॉज 234 जो होता है प्रोफेशनल एथिक्स में, वहाँ पे पढ़ते हैं कि वो CAS CMA के साथ एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बना ले, और दूसरी तरफ है कि ऐसा कोई ज्ञान है ही नहीं। मैंने प्रोफेशनल पढ़ाते थे बोला था कि पेपर पे लिखा हुआ है पर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज तीनों इंस्टीट्यूट को मिल के उसके लिए कोई नियम बनाने पड़ेंगे टू रजिस्टर अ मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म। तो क्लियर बोल ही दिया कि नेटवर्क में सिर्फ CA फर्म्स ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। थर्ड, आपको नेटवर्क के गाइडलाइंस भी फॉलो करने पड़ेंगे जो ओरिजिनली तो बहुत पहले इशू हुए थे, रिवाइज्ड गाइडलाइंस 2011 में इशू हुए थे जिसका अभी मामला उठा। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान सुन लो। ICAI बोलता है कि नेटवर्क ऑफ फर्म्स को अलाउ करेंगे प्रोवाइडेड इट सैटिस्फाइज ऑल द 3 कंडीशंस। नंबर 1, द नेटवर्क इज रजिस्टर्ड विद ICAI। नंबर 2, द नेटवर्क कंप्राइज ओनली ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स। एंड थर्ड, दे फॉलो द नेटवर्क गाइडलाइंस विच इज गिवन बिलो। ओके, तो ये इसमें प्रोफेशनल एथिक्स से कुछ क्लॉजेस का भी जिक्र किया है, 2, 3, 5, 6, तो वो तो तुमको आता ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज है। अब यहाँ पे आते हैं, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज नॉट परमिसिबल फॉर मेंबर्स टू ज्वाइन एनी नेटवर्क विच इज नॉट रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट। तो आप कोई भी ऐसे नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन पाओगे, आपकी CA फर्म किसी भी नेटवर्क का हिस्सा नहीं बन पाएगी जो इंस्टीट्यूट के ये इसको कंप्लाई नहीं करता है। ठीक है, अगर किया तो ICAI विल टेक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जिसमें फाइन पेनल्टी के अलावा डिबार करना तो होता ही है। डिबार बेसिकली मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर देगा। अब गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग चालू हो गया। इट्स अ लॉन्ग वन, A से लेकर K तक। ये देखो जी, यहाँ पे चालू हो रहा है, ये यहाँ से लेकर नीचे तक, ये अप्रॉक्सीमेटली 5-6 पेज का है। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी जान निकल गई इसको बनाने में। तुम लोग मतलब एकदम मर के जीने के बराबर है ऐसा नोट्स बनाना, सच बोल रहा हूँ। तुम जाके कहीं भी देख लो, किसी बुक अगर देख लो, नहीं मिलेगा इतना डिटेल में बारीकी से एक एक वर्ड। तो तुम अभी इससे अगर पढ़ोगे, मैं वादा करता हूँ आराम से समझ में आएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा नेटवर्क को लेके क्या होता है, आराम से समझ में आएगा। चलो स्टडी करते हैं। A से लेके K तक है, बहुत पॉइंट्स है इसमें। नंबर A सबसे बड़ा लेकिन B है, तुम समझ लो B हो जाएगा ना तो मतलब हाँ ठंडा हो गया। ओके, नंबर A, what is network? A network is a larger structure that is aimed at cooperation. A network of firms is a larger structure, like example KPMG, Deloitte, PW, Baker Tilly, Grant Thornton, बहुत सारे हैं। That is aimed at cooperation. देखो मैंने जो अभी नाम लिए सारे इंटरनेशनल है, पर अगर आप इंटरनेशनल छोड़ दो तो नेशनल लेवल पे भी बहुत सारे नेटवर्क हैं बड़े लेवल पे। तो दे आर एम्ड एट कोऑपरेशन और शेयरिंग। कोऑपरेशन और शेयरिंग। शेयरिंग में सर क्या शेयरिंग? प्रॉफिट शेयरिंग या कॉस्ट शेयरिंग, कॉमन ओनरशिप शेयरिंग, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। क्वालिटी कंट्रोल होता है ना, SQC1 क्वालिटी कंट्रोल। कॉमन बिजनेस स्ट्रेटजी, क्लाइंट लाना है, ग्रो करना है। यूज ऑफ कॉमन ब्रांड नेम, वो तो है ही सबसे बड़ा ब्रांड नेम, ब्रांड नेम का ही सारा कीमत है। और फिर शेयरिंग प्रोफेशनल रिसोर्सेज, मतलब टीम, आदमी लोग को शेयर करना, टीम शेयर करना वगैरह। डेटा शेयर करना, इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो शेयर करना, ऑडिट सॉफ्टवेयर शेयर करना। अब ये पूरा चीज़ जो आप देख रहे हो ये बहुत डिटेल में बताया हुआ है इन पॉइंट नंबर B। पॉइंट नंबर B में देखो हेडिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। इसके अंदर 10 पॉइंट्स आएंगे, 10 पॉइंट्स। ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क चालू है, इसमें 10 पॉइंट आएंगे। एक ये देखते जाओ, 10 पॉइंट्स। तो अब उन 10 पॉइंट में से जो इन पॉइंट से कनेक्टेड था वो मैंने रेड कलर में लिख दिया है। जैसे प्रॉफिट या कॉस्ट शेयरिंग के ऊपर नीचे आपको 3 नंबर पॉइंट मिलेगा,
कॉमन ओनरशिप पे 4 नंबर 5 नंबर लाइक दैट आपको पॉइंट्स मिलेंगे टू एलैबोरेट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क फर्दर। तो एक बार नेटवर्क क्या होता है? इट्स अ लार्जर स्ट्रक्चर दैट इज एम्ड एट कोऑपरेशन और फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट और कॉस्ट, कॉमन ओनरशिप, कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी, कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी, प्रोफेशनल सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल रिसोर्सेज और कॉमन ब्रांड नेम। व्हाट इज अ नेटवर्क फर्म? नेटवर्क फर्म क्या होता है? नेटवर्क के अंदर जो भी मेंबर फर्म है, नेटवर्क का जो मेंबर फर्म है, जैसे केपीएमजी इज द नेटवर्क एंड बीएसआर एंड कंपनी इज अ नेटवर्क फर्म, वो उस नेटवर्क का एक मेंबर है, मीन्स अ फर्म और एंटिटी दैट बिलोंग्स टू द नेटवर्क। कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क। अच्छा 10 पॉइंट्स हैं, 10 के अंदर जो अच्छी बातें हैं, एग्जाम्पल्स है, वो मैंने ग्रीन बॉक्स में भी डाल दिया है। ओके, बोलता है कि सिर्फ सेपरेट लीगल एंटिटी होना या कंबाइंड एंटिटी होना दैट इज नॉट द डिटरमाइनिंग फैक्टर कि वो नेटवर्क है कि नहीं। कोई भी ग्रुप ऑफ फर्म्स जो आपको दिख रहा है वो नेटवर्क है कि नहीं, उसके लिए आपको ये नहीं देखना है कि उसका लीगल ओनरशिप, लीगल फॉर्मेट स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज इररेलेवेंट। रेलेवेंट है उनका मतलब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ठीक है। अगर कोई लार्जर ग्रुप है जो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को, दो मान लो 4 फर्म का ग्रुप है, वो लोग बस एक दूसरे को काम रेफर करते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 4 दोस्त हैं, चारों ने अपनी फर्म खोल रखी है, अलग 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 ABCD, चारों ने अपनी अलग फर्म, खाली एक दूसरे को काम रेफर करते हैं और कुछ नहीं, तो बोला फिर वो ABCD एक नेटवर्क नहीं है। सिंपल, अगर बस रेफरल है तो नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन है, ब्रांड नेम आपस में वो लोग बना के शेयर कर रहे हैं, एक सिंगल ब्रांड नेम ABCD सबको यूज़ कर रहे हैं वो ब्रांड नेम को, रिसोर्स शेयरिंग कर रहे हैं, तब वो नेटवर्क है। पॉइंट नंबर 2 बोला कि आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि एक थर्ड पर्सन जो बाहर बैठा है, थर्ड इन्फॉर्म्ड पर्सन जिसको पूरी जानकारी है, उसके हिसाब से वो चारों देखने में क्या लगेंगे। अगर उसको लगता है कि नेटवर्क है तो वो मैटर करता है। तो यहाँ पे पॉइंट है परसेप्शन का। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट परसेप्शन, कि अगर बाहर से एक थर्ड पार्टी देखेगा तो उसको कैसा लगेगा कि वो जो झुंड है, वो जो ग्रुप ऑफ फर्म्स है, क्या वो नेटवर्क लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर प्रॉफिट एंड कॉस्ट शेयरिंग के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। अगर छोटा मोटा खर्चा वो लोग शेयर कर रहे हैं आपस में, इममटीरियल कॉस्ट, तब फिर वो नेटवर्क नहीं है, ठीक है। या फिर मान लो उन्होंने कोई लिटरेचर डेवलप किया है, ऑडिट लिटरेचर आपस में मिलकर डेवलप किया है, ऑडिट मेथडोलॉजी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे KPMG का एक है लिटरेचर है जिसका नाम है कैम, KAM, KPMG ऑडिट मेथडोलॉजी। तो अगर ग्रुप ऑफ फर्म्स हैं, उन्होंने मिलकर एक लिटरेचर डेवलप किया है खाली ऑडिट मेथडोलॉजी, तो अगेन दे आर नॉट नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, एक फर्म अगर दूसरे किसी अनरिलेटेड फर्म के साथ मिलके एक प्रपोजल जमा किया है कोई पर्टिकुलर एंगेजमेंट या असाइनमेंट के लिए, तो वो भी नेटवर्क नहीं है, ठीक है। एन एसोसिएशन बिटवीन अ फर्म एंड एन अनरिलेटेड एंटिटी, मिलके एक प्रपोजल जमा किया है, सपोज इंटरनल ऑडिट का प्रपोजल जमा किया है, तो दैट डज नॉट मेक देम अ ग्रुप और अ नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन ओनरशिप एक पॉइंट था। कॉमन ओनरशिप कैसे आ सकता है? कॉन्ट्रैक्ट्स के द्वारा, ठीक है। कॉमन क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज तब मानी जाती है जब इट इज अक्रॉस द एंटायर लार्ज स्ट्रक्चर, वो क्वालिटी कंट्रोल पूरे नेटवर्क पे फैला हुआ हो। जैसे KPMG में क्या होता है, जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है वो BSR के 7 एंटिटी फॉलो करते हैं, एडवाइजरी के एंटिटीज भी करते हैं, टैक्सेशन के एंटिटीज भी करते हैं। दे शुड हैव अ कॉमन बिजनेस स्ट्रैटेजी, आपस में एग्रीमेंट बना के टारगेट सेट कर लिया, ठीक है। अगर कोई खाली महज एक प्रपोजल जमा किया साथ में, तो अगेन वो नेटवर्क नहीं माना जाएगा। कॉमन ब्रांड नेम, कॉमन ब्रांड नेम में सिर्फ कॉमन इनिशियल भी हो सकता है या कॉमन नेम भी। कॉमन इनिशियल मतलब जैसे KPMG इनिशियल, KPMG का फुल फॉर्म होता है, मतलब KPMG जो KPMG बना है, इट बिकेम थ्रू लॉट ऑफ मर्जर्स। ये सब 150-200 साल पुराने फॉर्म्स हैं। कहीं K और P मिलके KP बने थे, कहीं P और M मिलके PM बने थे, कहीं KP और PM मिलके KPM बने थे, दूसरी जगह PMG बन रहा था, फिर मर्जर होकर KPMG बना। एंड इट इज इनिशियल ऑफ द 4 पर्सन्स, क्लेनवेल्ड, पीट, मार्विक, गॉडलर, KPMG। तो इट कैन बी कॉमन इनिशियल्स और कॉमन नेम। कॉमन नेम जैसे डेलॉयट, इनिशियल नहीं, वो तो नाम है, डेलॉयट नाम है, प्राइस वाटरहाउस नाम है, ठीक है। एक और पहचान है कॉमन ब्रांड की कि क्या आप लोग ऑडिट रिपोर्ट में उसको यूज करते हो क्या, ठीक है। तो डेलॉयट तो करता है, KPMG नहीं कर सकता। KPMG इज एन इंटरनेशनल फर्म,
केपीएमजी इंडिया में 1993 में एंट्री मारा था, तब सीए इंस्टीट्यूट का क्लियर नियम आ चुका था कि इंटरनेशनल फर्म्स अपना ब्रांड इंडिया में नाम यूज़ नहीं कर पाएगी, इसीलिए स्टैट्यूटरी ऑडिट में केपीएमजी कभी भी केपीएमजी नाम यूज़ नहीं करता, हमेशा बीएसआर नाम यूज़ करता है। पर डेलॉयट यूज़ करते हैं, वो लोग पहले से आए हुए हैं, और पीडब्ल्यूसी भी यूज़ करता है, पर केपीएमजी और ई&वाई कभी यूज़ नहीं करता है। ई&वाई कभी भी स्टैट ऑडिट रिपोर्ट में नहीं देखोगे, हमेशा देखोगे एसआर बाटली बॉय। ठीक है। कॉमन ब्रांड नेम कैसे पता चलेगा? स्टेशनरी से। जैसे हम लोग काम जब करते थे तो मैं तो टेक्निकली आई वाज इन बीएसआर एंड एसोसिएट्स, पर जो भी हमको लोग को ऑफिस स्टेशनरी था, लैपटॉप था, सिस्टम्स था, सब तो केपीएमजी मार्क्ड था। परसेप्शन इन द पब्लिक क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल रिसोर्सेज। क्या क्या रिसोर्सेज? कॉमन सिस्टम्स। तो पूरे फर्म जितने भी नेटवर्क में जितने फर्म्स है सबका सिस्टम सेम है, क्लाइंट डेटा, बिलिंग का, टाइम रिकॉर्ड का। जैसे हम लोग टाइम शीट भरते हैं, टाइम शीट की मतलब हफ्ते में 7 दिन कहाँ कहाँ कितना कितना आवर्स किस क्लाइंट में बिताया, एक्सपेंस शीट भरते हैं, तो सेम सिस्टम सबको फॉलो कर रहे हैं। पार्टनर्स एंड स्टाफ कॉमन है, तो होता ही है 7 फर्म में, जिसमें से जो मेन पार्टनर है वो काफ़ी 3-4 फर्म्स के अंदर पार्टनर था। टेक्निकल डिपार्टमेंट्स सेम है, ऑडिट मेथडोलॉजी सेम था, KAM, ट्रेनिंग कोर्सेज वो सेम एक साथ कराया जाता था। प्रोफेशनल रिसोर्सेज, अब इसमें ये 2 बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये MCQ में आ सकता है। मान लीजिए कि केवल वो लोग ऑडिट मेथडोलॉजी सेम है उनका, आपस में शेयर कर रहे हैं, पर आदमी शेयर नहीं कर रहे, नो एक्सचेंज ऑफ पीपल और क्लाइंट और मार्केट इंफॉर्मेशन, देन दैट्स नॉट अ नेटवर्क। ठीक है। लेकिन अगर वो लोग पीपल और इंफॉर्मेशन भी आपस में शेयर कर रहे हैं, तब वो लोग नेटवर्क हैं। तो एक मोटा मोटा ये है कि खाली रेफरल कर रहे हैं एक दूसरे को तो नेटवर्क नहीं है, साथ में कोई ऑडिट लिटरेचर बना लिया तो नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क के लिए देयर हैज टू बी अ सिग्निफिकेंट रिसोर्स शेयरिंग। फॉर्म्स ऑफ द नेटवर्क, नेटवर्क इज अ म्यूचुअल एंटिटी। म्यूचुअल एंटिटी का स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है, इट्स अ म्यूचुअल एंटिटी। ठीक है, विच एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर फॉर ऑल इट्स मेंबर फर्म्स। नेटवर्क पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकता है, नेटवर्क LLP के फॉर्म में भी हो सकता है, नेटवर्क कंपनी भी हो सकता है। नेटवर्क कंपनी, नेटवर्क के मेंबर्स कंपनी होंगे वो जरूरी नहीं है। नेटवर्क जो फर्म्स होती है, नेटवर्क के जो मेंबर फर्म्स हैं, वो सोल प्रैक्टिशनर CA भी हो सकता है, पार्टनरशिप भी हो सकता है, LLP भी हो सकता है, और अगर कंसल्टेंसी वगैरह काम करता है तो प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक फर्म, एक CA फर्म सिर्फ एक ही नेटवर्क में जा सकता है। जैसे SR बाटली बॉय, SR बाटली बॉय इज अ CA फर्म, इट्स अ पार्ट ऑफ अर्नस्ट एंड यंग, E&Y का वो हिस्सा है। क्या वो साइमल्टेनियसली PwC का भी हिस्सा बन सकता है? नो, वन फर्म कैन बी ए पार्ट ऑफ ओनली एंड ओनली वन नेटवर्क। वैसे ही फर्म्स विच हैव कॉमन पार्टनर्स, फर्म्स, एक CA है जो 2 अलग अलग फर्म में पार्टनर है, तो उसकी दोनों फर्म एक ही नेटवर्क में हो सकती है, 2 अलग अलग नेटवर्क में नहीं हो सकती। तो ये सॉलिड पॉइंट एकदम, ये बाद में वापस भी आएगा, अभी भी ये सुन लो। वन फर्म कैन बी ए मेंबर ऑफ ओनली वन नेटवर्क। फर्म्स विच हैव कॉमन पार्टनर, 2 or more firms which have same partner, they can be a member of only one network, same network, अलग अलग नेटवर्क में नहीं हो सकता। अब मेन ज्ञान पे आते हैं कि आपको तो नेटवर्क अपना ICAI के पास रजिस्टर कराना है। उन्होंने बोला था ना 3 शर्तें हैं, जिसमें पहली शर्त थी कि नेटवर्क मस्ट बी रजिस्टर्ड विद ICAI। तो सबसे पहले आपको एक नेटवर्क का नाम सोचना पड़ेगा, और नाम में एंड एफिलिएट्स लिखना जरूरी है। एंड कंपनी एंड एसोसिएट से नहीं होगा, यू हैव टू राइट एंड एफिलिएट्स। तो मैं बोल रहा था ना कि अभी भी बहुत सारे बड़े बड़े नेटवर्क है Big 4 टाइप के, जो अपने नाम में एंड एफिलिएट्स नहीं लगा रखे हैं। तो नेटवर्क के नाम में आपको एंड एफिलिएट्स डालना पड़ेगा, और नाम ICAI के पास पहले रिजर्व करना पड़ेगा। ICAI 30 डेज के लिए नाम रिजर्व करेगा, आपको उसी बीच में रजिस्ट्रेशन के बाकी डॉक्यूमेंट्स भी जमा करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज नेम रिजर्वेशन विद ICAI। इसके ऊपर ना एक रेगुलेशन होता है, रेगुलेशन नंबर 190 ऑफ द CA एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नाम रिजर्व करना पड़ेगा, आपके नाम में एंड एफिलिएट्स होना चाहिए। सपोज आपके नेटवर्क का नाम है AB, तो AB एंड एफिलिएट्स या AB एफिलिएट्स LLP या AB एफिलिएट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो लोग तब बनाते हैं जब वो कंसल्टेंसी वगैरह में हो, तो नेटवर्क तो कंपनी भी हो सकता है। इसके लिए आपको रेगुलेशन नंबर 190 फॉलो करना पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 190 बेसिकली होता है जब आप अपना फर्म का ट्रेड नेम ICAI के पास रजिस्टर कराते हो कि हमारे फर्म का ट्रेडिंग नेम ऐसा रहेगा, इस नाम से हम काम करेंगे बाजार में। ठीक है,
इंस्टीट्यूट आपके प्रपोज्ड नेटवर्क नेम को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है और 30 दिन में आपको बता देगा। इंस्टीट्यूट के नाम अप्रूव कर देने से आप रजिस्टर्ड नहीं हो गए, रजिस्टर के लिए आपको और फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 3 महीने का समय आपके पास, 3 महीने का। ठीक है, 3 महीने के लिए वो लोग आपका नाम रिजर्व कर देंगे। मैंने शायद अभी 30 डेज बोल दिया था, 30 डेज में तो वो नाम ओके करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। फिर नाम जो रिजर्व होता है वो कितने के लिए होता है, 3 मंथ्स। तो 3 महीने के अंदर आपको फॉर्म बी जमा करना है और बाकी सारा इन्फॉर्मेशन जमा करना है। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, अगर आप मल्टीनेशनल फर्म के साथ भी नेटवर्क हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ही। लिस्टिंग, अगर कोई इंडियन फर्म है जो इंडिया के बाहर भी अपने आप को लिस्ट कराना चाहता है, इंडिया के बाहर भी ऑपरेट कर रहा है, तो उसको भी आईसीआई के पास डिक्लेयर करना पड़ेगा फॉर्म डी में। द ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन मेंबर फर्म्स shall file a declaration with the institute for listing of such network। मतलब जो नेटवर्क है वो हिंदुस्तान के बाहर है, जैसे केपीएमजी हिंदुस्तान के बाहर का नेटवर्क है, ऑब्वियसली फॉरेन नेटवर्क है, पर केपीएमजी के अंदर फर्म कौन है, बीएसआर। तो ये बीएसआर की ड्यूटी बनती है कि वो 30 दिन के अंदर ही ये रजिस्ट्रेशन करवाए, मतलब डेटा जमा करे, आईसीआई को बताए। ये सेम लाइन रिपीट हो गया, एक फर्म सिर्फ एक ही नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है और वो फर्म्स जिनमें कॉमन पार्टनर्स है वो भी एक ही नेटवर्क में जा सकते हैं। अगर कभी भी आप लोग के नेटवर्क के अंदर से कोई फर्म जा रहा है या नया फर्म आ रहा है तो आप 30 डेज के अंदर फॉर्म सी जमा करके आईसीआई को बता दोगे। ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। द एंटायर पर्पस ऑफ नेटवर्क रजिस्ट्रेशन वाज कि नेटवर्क के अंदर जितनी भी फर्म्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। नेटवर्क के अंदर अगर एक फर्म स्टार्ट ऑडिट कर रहा है तो दूसरा फर्म प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं कर सकता। प्रोहिबिटेड सर्विसेज का सेक्शन कौन सा होता है, 144, कि नेटवर्क के अंदर एक फर्म अगर जाके किसी क्लाइंट का स्टार्ट ऑडिट कर रहा है तो उसी नेटवर्क का दूसरा फर्म जाके उस सेम क्लाइंट में प्रोहिबिटेड सर्विसेज नहीं कर सकता। नेक्स्ट, नॉन ऑडिट फीस। नॉन ऑडिट फीस के ऊपर आईसीआई ने काउंसिल जनरल गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन इशू किया था, जहां आईसीआई ने बोला था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ 50 करोड़ और मोर, इनमें अगर आप ऑडिट का काम भी कर रहे हो और कोई नॉन ऑडिट एंगेजमेंट भी कर रहे हो, 2 तरह का काम कर रहे हो, ऑडिट और नॉन ऑडिट टाइप का, जो कि अलाउड है, तो नॉन ऑडिट से जो फीस है दैट शुड नॉट बी मोर देन द ऑडिट फीस। ये नोटिफिकेशन है, ये रहा नोटिफिकेशन, आप देख लो। ये तो हम लोग काउंसिल गाइडलाइंस में पढ़ते ही हैं, वही है सेम। काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008, तो काउंसिल जनरल गाइडलाइंस 2008 जो है इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ ऑल द प्रीवियस नोटिफिकेशन। तो 2002 में नोटिफिकेशन आया था कि अगर आप पीएसयू, गवर्नमेंट कंपनी, लिस्टेड कंपनी, अदर पब्लिक कंपनी हैविंग टर्नओवर 50 करोड़, इनका अगर आप स्टार्ट ऑडिट कर रहे हो और साथ साथ कोई नॉन ऑडिट सर्विस भी दे रहे हो तो ऑडिट फीस शुड बी मोर बट नॉट लेस देन द नॉन ऑडिट फीस। ऑडिट से ज्यादा पैसा आना चाहिए, नॉन ऑडिट से कम। ठीक है, अब इसका किस तरह से यहां इस्तेमाल किया है जरा गौर से देखो, सॉलिड पॉइंट है, एकदम सॉलिड वाला। ठीक है, ध्यान से देखो। सपोज एक नेटवर्क पकड़ रहा हूं मैं, यही ले लो चलो ना, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, केपीएमजी, इसमें बीएसआर एंड को है और एक नाम ले लेता हूं मैं, बीएसआर एंड एसोसिएट्स, तो 2 फर्म है। ठीक है, यही फर्म अगर सेम क्लाइंट को, एक्स लिमिटेड को, ऑडिट भी रेंडर कर रहा है और सम नॉन ऑडिट एंगेजमेंट भी रेंडर कर रहा है, तब इन दैट केस द नॉन ऑडिट फीस कैन नॉट बी मोर देन द ऑडिट फीस। ये हुआ पहला पॉइंट जो यहां बोला हुआ है, पढ़ो। फॉर अ नेटवर्क फर्म हु इज डूइंग स्टार्ट ऑडिट, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने टिक किया, मेरा हाथ जाए देखो, फॉर अ नेटवर्क फर्म हु इज डूइंग स्टार्ट ऑडिट, मतलब जो नेटवर्क फर्म स्टार्ट ऑडिट कर रहा है वही नेटवर्क फर्म नॉन ऑडिट फीस भी कर रहा है, तो मैक्सिमम नॉन ऑडिट फीस कितना हो सकता है उधर, सीलिंग लिमिट ऑन नॉन ऑडिट फीस सेम एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन तो बोला है कि नॉन ऑडिट फीस मैक्सिमम ऑडिट फीस जितना हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा केस थोड़ा अलग है कि नेटवर्क के अंदर एक फर्म ऑडिट कर रहा है और दूसरा फर्म जो है नेटवर्क के अंदर वो नॉन ऑडिट कर रहा है, तब आप नॉन ऑडिट फीस ज्यादा रख सकते हो, देन योर मैक्सिमम नॉन ऑडिट सर्विस का जो फीस है वो 3 टाइम्स ऑडिट फीस हो सकता है।
ठीक है, तो सेम फर्म अगर ऑडिट और नॉन ऑडिट करे तो मैक्सिमम नॉन ऑडिट फीस इज इक्वल टू ऑडिट फीस। लेकिन अगर एक ही नेटवर्क में एक फर्म ऑडिट कर रहा है और दूसरा फर्म स्टार्ट और ये नॉन ऑडिट सर्विस दे रहा है, तो नॉन ऑडिट की फीस कैन बी अप टू 3 times द ऑडिट फीस। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी वेरी डाइसी, आई एम टेलिंग यू। डाइसी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऊपर आप देखो एक भाषा है इंक्लूडिंग इट्स एसोसिएट्स। तो बीएसआर एंड को और बीएसआर एंड एसोसिएट्स, अगर आप इन दोनों का बात करो ना, तो ये क्या है कि ये एसोसिएट्स है बिकॉज ये केपीएमजी के ऑडिट वर्टिकल में आता है। तो एक्चुअली कायदे से तो ये दोनों ही केस में नॉन ऑडिट फीस कैन नॉट बी मोर देन ऑडिट फीस। पर मान लो जस्ट कि ये लोग एसोसिएट नहीं है, एक बार लेट्स जस्ट से कि दे आर नॉट एसोसिएट्स, मतलब केपीएमजी का एकदम दूर दराज का कोई दूसरा फर्म है, ठीक है, वैसा सोच लो। तब उस केस में नॉन ऑडिट फीस कैन बी अप टू 3 times द ऑडिट फीस। थर्ड पॉइंट, रोटेशन का ज्ञान। अगर नेटवर्क में से एक फर्म का 10 साल पूरा हो गया है तो नेटवर्क के अंदर दूसरा फर्म जाके रोटेशन वाले कूलिंग पीरियड में काम नहीं कर सकता। साथ में आप एडवर्टाइज कर सकते हो, वो चलेगा, ठीक है। और आपको जितने भी एथिकल स्टैंडर्ड्स जो आते हैं, टाइम टू टाइम कोड ऑफ एथिक्स, वो पूरे नेटवर्क और नेटवर्क के अंदर सारे फर्म्स सबको फॉलो करने पड़ेंगे। कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, जैसे ही नेटवर्क रजिस्टर होगा आईसीआई में, इट विल बी डीम्ड कि सारे क्लाइंट्स को नेटवर्क के बारे में पता चल चुका है एंड दे आर ओके विथ इट, दे हैव गिवन देयर कंसेंट टू इट। ठीक है, नेटवर्क को एक बायलॉज बना लेना चाहिए। ये जो नेटवर्क है इतना बड़ा फर्म्स का, कई ग्रुप ऑफ फर्म्स का, इनको एक बायलॉज बना लेना चाहिए। बायलॉज का मतलब क्या होता है? बेसिकली रूल्स, रेगुलेशंस, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरनल अफेयर्स, फॉर मैनेजिंग द नेटवर्क एंड फॉर मैनेजिंग द मेंबर्स ऑफ द नेटवर्क। सबको मैनेज करने के लिए जो नियम कानून बनते हैं उनको बायलॉज बोलते हैं। मैंने बायलॉज का मतलब तुम लोग के लिए लिख के दे दिया है, ठीक है, ये रहा बायलॉज। तो बायलॉज में ये सब तो रहना ही चाहिए। कुछ एक एग्जाम्पल दिया है कि आप जो बायलॉज बनाओगे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, उसमें ये सब चीजें तो होनी चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। मैनेजिंग कमेटी, जैसे मैनेजिंग पार्टनर, ओके, कि मैनेजिंग पार्टनर कौन होगा एकदम टॉप में। एडमिन, मेंबरशिप फीस, नेटवर्क में अगर हम लोग अलाउ कर रहे हैं कि बाहर का कोई फर्म भी मेंबर बन सकता है तो उससे कितना पैसा लेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइंग द एंगेजमेंट पार्टनर, डिस्प्यूट सेटलमेंट, ट्रेनिंग मटेरियल, न्यूज़लेटर, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, डेटाबेस शेयरिंग, लाइब्रेरी ऑफ डेटा शेयरिंग, डायरेक्टर्स एटसेट्रा, ठीक है। रिपील एंड सेविंग, बोला ये जो अभी 2011 में नया गाइडलाइंस आया, ये पुराने वाले गाइडलाइंस को हटाता है, बस इतना ही है। तो अब ये इतना लंबा ए से के, सर किस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे? हम बता रहे हैं, तुम लोग फोकस करोगे बी डी ई पर, बी डी ई एच, ठीक है, तुम लोग को इस पे ज़्यादा फोकस करना है, बी डी ई एच, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करके एक बार देख लेना। तो यहाँ पर अपना नेटवर्क का ज्ञान कंप्लीट होता है। सो दिस वाज द फाइनल ऑडिट अमेंडमेंट क्लास। आई थिंक 1 घंटे की क्लास हुई है, होगी कुछ, पूरा सब कुछ जितना भी है सब कवर कर दिया है। सारे लिंक्स भी मैंने दे दिए, तुम लोग को इसमें दिख जाएगा, नोट्स वीडियो डिस्क्रिप्शन के में मिल जाएगा तुमको, फुल A to Z, ठीक है। तो अपना पूरा यहाँ 1 साल तक का जितना भी एकदम लेटेस्ट अमेंडमेंट सब खत्म होता है, इंक्लूडिंग द RTP अमेंडमेंट्स। थैंक यू।